पॉडकास्ट पर मौजूद हैं अवनी लेखरा। लाइफ में एक हादसा जो टर्निंग पॉइंट आपके लिए बना। आफ्टर द एक्सीडेंट लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड। बिल्कुल नॉर्मल हो, चल रहे हो, एंड देन अगले दिन यू कांट इवन मूव योर लेग्स। आपको कैसे महसूस हुआ कि ये निशानेबाजी जो है बहुत अच्छी चल पड़ी है? एज अ करियर बहुत सीरियस तो मैं शायद अपने फर्स्ट इंटरनेशनल मैच के बाद में हुई। आपके ऊपर प्रेशर था कि एक बार आपने प्रूव कर दिया, आप दूसरी बार फिर से अपने आप को प्रूव करना। उसका ये होता है कि ये मेंटेन ही करना है और उसका बेयर मिनिमम ही गोल्ड होता है। खेलों में बूस्टअप मिलने लगा है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट काफ़ी मिलने लगा। टोक्यो वाज अ टर्निंग पॉइंट और उसके बाद से काफ़ी एथलीट्स अलग अलग स्पोर्ट्स में काफ़ी पैरा एथलीट्स आए। एक खिलाड़ी के लिए मेहनत के साथ साथ में भाग्य का कितना बड़ा रोल आपने दिखा है? डेफिनेटली आई थिंक दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पढ़ाई के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप? बट यूजुअली एग्जाम्स के टाइम पे ही हो पाता है अभी तो। मूवीज़ पसंद आती हैं या फिर नॉवेल्स पढ़ना? मुझे दोनों ही पसंद है। दिव्यांग खिलाड़ी हैं या दिव्यांगजन हैं, उनके लिए, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए आपकी अपील क्या होगी? डोंट लेट समवन एल्स डिफाइन व्हाट यू कैन और व्हाट यू कांट डू। नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिच। दोस्तों, एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा ख्वाब होता है दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता यानी ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स में हिस्सा लेना और वहां मेडल जीतना उसके लिए सोने पे सुहागा जैसा होता है। लेकिन राजस्थान की बेटी और भारत की सबसे बड़ी निशानेबाज अवनी लेखरा ने ये करिश्मा कर दिखाया है। न सिर्फ एक ओलंपिक में, लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी आज हमारे पॉडकास्ट पर मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अवनी, आज आपसे पॉडकास्ट में हम बातचीत शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके सफ़र को जानना चाहेंगे, किस तरह से, क्योंकि आप अब एक आइकन हैं जो बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हैं। तो ऐसे में आप अपने सफ़र के बारे में हमें किस तरह से साझा करेंगे अपना अनुभव? मैंने शूटिंग 2015 में शुरू करी थी। इस साल मुझे 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं शूटिंग में। और जब मैंने शुरू करी थी तब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी किसी भी स्पोर्ट्स में। तो बहुत ही डिसइंटरेस्टेड होकर और समर वेकेशन में जाकर मैंने ट्राई करा था। और जब मैं पहली बार रेंज पर गई थी तब मुझे लगा था कि ये मुझसे होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि राइफ़ल बहुत हेवी होती है। और तब जस्ट आफ्टर कमिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट और फिर 2 साल घर पे होम स्कूलिंग, तो उसके बाद से बॉडी में भी काफ़ी वीकनेस थी। तो तब एक 5 साढ़े 5 किलो की राइफ़ल उठाना और फिर उसे पूरे मैच में कंटिन्यूअस उठा के रखकर शॉट चलाने में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो तब पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पर होंगी एक दिन। बट सबका बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली का, कोचेस, फिज़िकल ट्रेनर, मेंटल ट्रेनर और सबके जॉइंट एफर्ट से मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसा नहीं था बहुत स्मूथ थी। काफ़ी ऐसे अप्स एंड डाउन्स भी थे। कुछ मैच जीते, कुछ मैच हारे। बट आई थिंक आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन माय जर्नी एंड जो भी था आई थिंक आई एम हैप्पी कि मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत कुछ मिला भी। लाइफ में एक हादसा जो टर्निंग पॉइंट आपके लिए बना, आप कैसे उस घटना को आप देखते हैं जब भी बात होती है, क्योंकि आपके जीवन में वो घटना ही थी जिसकी वजह से आपको शूटिंग में आना पड़ा? um, मतलब 2012 में आफ्टर द एक्सीडेंट लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड। ऐसा नहीं था कि एक बार मैंने सोचा भी होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, कोई भी नहीं सोच सकता। और इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ नाइटमेयर, क्योंकि आप एक बार बिल्कुल नॉर्मल हो, चल रहे हो, एंड देन अगले दिन यू कांट इवन मूव योर लेग्स। आपकी लोअर बॉडी में ना सेंसेशन है ना मोटर पावर है। तो टू ओवरकम दैट फिर अगेन लाइफ ज़ीरो से शुरू करना, यू नो हाउ टू बैलेंस लाइफ
विद अ व्हीलचेयर अपनी डेली एक्टिविटीज़ में उसे यूज़ करना। आई थिंक उससे मतलब उससे निकल पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। आई गेस सबके लिए ही होता, बट अगेन आई वुड वांट टू से दैट सब मेरे आस-पास जितने भी लोग थे काफ़ी पॉज़िटिव थे और उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि अ, बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका है मेरी लाइफ़ में। एंड दे ऑलवेज़ सबकी यही मेंटालिटी थी मेरे अराउंड कि अ, अभी भी हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ़। तो यहाँ से आपने सोचा कि अब एक स्पोर्ट हमें जो है वो सपोर्ट देगा। तो इस लिहाज से आप किसी एक खेल में आई? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था एक्चुअली। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं जितना नॉर्मल लाइफ़ जैसे लोग बोलते हैं, बच्चे जीते हैं वैसे जिऊँ। तो आफ्टर मतलब जब मैं 2 साल मैंने होम स्कूलिंग करी और तब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब ज़्यादा ज़्यादा मज़े हो रहे हैं तो देन दे थॉट कि नहीं वापस स्कूल जॉइन कराओ। एंड मैंने 2014 आई गेस अगस्त सितंबर 2014 में मैंने वापस स्कूल जॉइन करा था और हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चे स्पोर्ट्स में मतलब आई स्टडीड इन केवी 3 जयपुर और केवी में बहुत स्पोर्ट्स को बहुत वो दिया जाता है इम्पोर्टेंस। तो सारे हमारी एट वन पॉइंट हमारी क्लास के सारे बच्चे किसी ना किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे और मेरे घर के पास में ही शूटिंग रेंज है। तो इट वाज़ लाइक मेरे पेरेंट्स चाहते थे, दे प्रैक्टिकली फोर्स्ड मी कि नहीं ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। अच्छा, पेरेंट्स या घर में कोई भी हैं जिनके शौक में ये रहा कि वो राइफ़ल चलाते हों, बंदूक चलाते हों, उनके निशाने अचूक हों? ये पहली बार आपको कैसे महसूस हुआ कि ये निशानेबाज़ी जो है बहुत अच्छी चल पड़ेगी अपनी? मतलब जब मैंने पहले दिन चलाया था तब जो वहाँ पे कोच थे उन्होंने बोला कि मैं काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ, हुँ। फर्स्ट डे ही। तो बट उसके बाद से मैं तो ख़ैर काफ़ी मतलब जब मैंने मेरा जो पहला नेशनल था दिसंबर 2015 में उसमें मतलब उसके बाद से मुझे थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट और डेवलप होने लगा। आई थिंक इट वाज़ मोर बिकॉज़ हम धीरे-धीरे जितना कम्पीट करते हैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है आई गेस। तो जब कम्पीट करा मेडल्स आए तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं ट्राई कर सकती हूँ। बट एज़ अ करियर बहुत सीरियस तो मैं शायद अपने फर्स्ट इंटरनेशनल मैच के बाद में हुई होंगी। हुँ। उससे पहले तो मतलब वन्स अ वीक, ट्वाइस अ वीक वाला। अब वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और उसके बाद पैरालंपिक में आप पार्टिसिपेट करी थी। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीतने के बाद में कैसा फ़ील किया आपने? वो फीलिंग्स किस तरह की थी? मन में क्या था उस वक़्त में? और वो फाइनल मुकाबला जो आपके ज़हन में हमेशा रहा होगा? टोक्यो वाज़ वेरी स्पेशल मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने उस टाइम पे भी जब मुझसे सब जो इंटरव्यूज़ ले रहे थे कि आप क्या बोलना चाहोगे एंड आई थिंक आई कांट एक्सप्लेन दिस विद वर्ड्स क्योंकि वो फीलिंग आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो। बट डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए जा रही थी, मेरे दिमाग में ऐसा था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बट इट वाज़ ऑल्सो मोर अबाउट कि मुझे कितना न्यू एक्सपीरियंस गेन करने को मिलेगा और कितना कुछ सीखने को मिलेगा। और उससे पहले के जो मेरे मैचेस थे, वो उतने अच्छे नहीं थे। आई वाज़ काइंड ऑफ लाइक एन अंडरडॉग यू कैन से। तो जब मैं वहाँ गई तो अ, पहला मैच और वो भी मेरा मेन मैच था और मैं 7th थी क्वालिफ़िकेशन में। तो उस टाइम पे बस यही चल रहा था दिमाग में कि अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है लाइक टॉप 8 एथलीट्स फाइनल में जाते हैं, आई एम ऑलरेडी 7th। तो अब वो एक होता है ना आपकी फटीग लिमिट क्रॉस हो जाती है कि अब इतना इतना अब वो प्रेशर भी उतना नहीं रहा क्योंकि अब ऑलरेडी यू आर 7th। तो उसके बाद मैंने बस यही सोचा कि नहीं अब मुझे ऐसे ही सोचना है कि मुझे ये मेरा लास्ट शॉट है और इसके बाद मैं एलिमिनेट ही हो रही हूँ और मैंने हर शॉट को वही सोचकर चलाया और आई वाज़ एबल टू विन अ गोल्ड और वो मेरी लाइफ का पहला इंटरनेशनल गोल्ड था, जो कि डायरेक्ट पैरालंपिक्स में हुआ तो दैट वाज़ अ फर्स्ट और इट वाज़ अ लाइक एन इक्वल वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड अ पैरालंपिक रिकॉर्ड आल्सो तो थोड़ा था बट मेरा लास्ट शॉट उतना अच्छा नहीं था तो इट वाज़ ऐसा मिक्स्ड फीलिंग्स थी बहुत।
तो आई वाज़ हैप्पी, बट आई वाज़ मोर लाइक ठीक है, अब आगे भी जो मैच है उस पे फ़ोकस करना है। तो उस दिन एग्ज़ैक्ट मोमेंट पे मुझे वो सब सिंक इन होने में काफ़ी टाइम लग गया था। बहुत टाइम तक लाइक विश्वास ही नहीं हुआ था। अच्छा, विश्वास नहीं होता था कि ऐसा जो कारनामा है वो आपने करिश्मा करके दिखाया है। अगले ओलंपिक की तैयारियों में फिर आप टोक्यो के बाद में जुट गए कि अब वापस से नेक्स्ट मुझे टारगेट यही लेना है। एक्चुअली टोक्यो ऑलरेडी एक एक 1 ईयर पोस्टपोन था, क्योंकि मतलब कोविड की वजह से, और हमारे पास सिर्फ 3 साल ही थे अगले पैरालंपिक्स के लिए। और मेरा जो पहला इंटरनेशनल मैच था आफ्टर टोक्यो, वो एक पैरालंपिक क्वालिफायर मैच था। उसमें हमें कोटा मिल सकता था पेरिस के लिए, मोर लाइक अ टिकट टू पैरालंपिक्स। और तो मेरा पहला मैच ही वो था। तो इट वाज़ नॉट लाइक कि मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा बीच में, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जैसे अभी इस बार पेरिस के बाद में हमें 1 साल थोड़ा रेस्ट एंड रिकवरी के लिए होता है, उतने ज़्यादा मेजर कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं शूटिंग में। बट उसमें तो हेड ऑन आपको पहले ही जाते ही इम्पोर्टेंट मैच करना था, तो आई थिंक मैं ऑलरेडी उसी फ़ेज़ में थी और उसी ज़ोन में भी थी कि ठीक है, कॉम्पिटिशन है। एंड देन मैंने उसमें फिर पेरिस के लिए कोटा भी ले लिया। तो वो कंटिन्यूअस ही रहा, एंड देन उस साल फिर एशियन गेम्स भी होने वाला था, एंड देन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी थी। तो उसकी वजह से ऐसा नहीं था कि मतलब काफ़ी लंबा ब्रेक था। इट वाज़ मोर लाइक हम ऑलरेडी कॉम्पिटिशन ज़ोन में ही थे। पेरिस पैरालंपिक की अगर हम बात करें तो क्या खास बात वहाँ पर आपको कोई ऐसा लम्हा याद आता हो कि ये जो क्षण था वो वाकई में फिर से, क्योंकि दोबारा आपके ऊपर प्रेशर था कि एक बार आपने प्रूव कर दिया, अब दूसरी बार फिर से अपने आप को प्रूव करना था। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे थे उस वक़्त? मतलब जब मुझसे टोक्यो के टाइम पे पूछा गया था कि आपको कितना डर लगा, कैसा फ़ील कर रहे थे आप? और तब मैंने सारे इंटरव्यूज़ में यही बोला कि इक्वल ही होता है, सब टॉप के एथलीट्स होते हैं, टॉप 8 एथलीट्स सब इक्वल ही फ़ील कर रहे होते हैं, सबको प्रेशर हो रहा होता है एंड ऑल दैट। बट जब मैं पेरिस में गई तो मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मतलब जो डिफेंडिंग चैंपियन होता है उसको बहुत ज़्यादा उस ही पर प्रेशर प्रेशर होता रहता है, है। क्योंकि बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, अब उसमें उसका ये होता है कि ये मेंटेन ही करना है और उसका बेयर मिनिमम ही गोल्ड होता है। तो आप उसके नीचे सोचते हो तो आपको मतलब सोच भी नहीं सकते हो आप। और ये सफलता के शिखर पर पहुँचकर वहाँ सफलता के उस शिखर पर बने रहने की चुनौती, ये हमेशा से मन में कहीं न कहीं आपने फ़ील किया होगा कि जब आपने टोक्यो किया, उसके बाद ये पेरिस के पैरालंपिक में आपने वो महसूस करी वो चीज़ें कि डिफेंडिंग चैंपियन अगर आप हैं, तो आपको वापस से प्रूव करना है। इट वाज़ मतलब इट वाज़ मोर लाइक कि जो मैंने पहला मेडल जीता, इट वाज़ जब वो जीता तो ऐसा था कि बहुत सारे लोगों के लिए था वो, और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया एंड ऑल दैट। बट जब पेरिस में जो विक्ट्री थी, इट वाज़ मोर लाइक अ पर्सनल विक्ट्री, एक पर्सनल सैटिस्फैक्शन और सेलिब्रेशन था, बिकॉज़ इट वाज़ टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं ये वापस कर सकती हूँ। बिकॉज़ आप सबको सबको पता था कि ओके, इसने एक बार करा है, दोबारा कर सकती है, बट जो अंदर जो डाउट्स थे और खुद को ये प्रूव करना, वो बहुत स्पेशली, क्योंकि शूटिंग मोर ऑफ अ मेंटल गेम होता है और आपकी खुद ही से ही फाइट होती है। आप अकेले ही होते हो उधर लेन पे, और आपको खुद ही को ही बेटर करना पड़ता है एवरी टाइम। तो फॉर दैट वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था, बट आई गेस उसने मुझे उतना ही ज़्यादा पर्सनल सैटिस्फैक्शन भी दिया। एक वक़्त में आप जगतपुरा शूटिंग रेंज से शुरू कर रहे थे, यहाँ बहुत कम सुविधाएँ, बहुत कम संसाधन, लिमिटेड चीज़ें, उसके साथ में और वो बड़ी चुनौती, और उसके बाद में फिर आप जब एक वर्ल्ड लेवल की जब आप चीज़ों की तरफ बढ़ रहे थे, तो कुछ लगा था कि जयपुर में ये चीज़ें नहीं हो पाएगी या फिर उसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो अब आपने रुख किया कि अब यहाँ से दिल्ली का रुख करते हैं या फिर कहीं बाहर? अ, यूजुअली तो हमारे दिल्ली में कैंप्स लगते हैं, मतलब बिफोर एवरी कंपटीशन, एवरी इंटरनेशनल कंपटीशन। बट एनीवे भी मैं पनवेल भी ट्रैवल करती हूँ सुमा मैम के पास ट्रेनिंग के लिए, जो मेरी कोच हैं। और आफ्टर कोविड ऐसा था कि घर पे ही सब कुछ सेटअप कर लिया था 10 मीटर रेंज का, तो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट और सब कुछ घर पे ही सेटअप था, तो उसके बाद से वही कंटिन्यू रहा। और
क्योंकि मतलब उस टाइम पे जो शूटिंग रेंज थी, उस पे पेपर टारगेट्स रहते थे। तो वो आई थिंक एक बहुत अच्छा डिसीज़न था कि घर पे ही सब कुछ सेटअप कर लो ताकि ट्रेनिंग बेटर हो। ओलंपिक टारगेट पोडियम जैसी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किस तरह से आप देखते हैं कि ये नए ओलंपिक के लिए खिलाड़ी इससे तैयार हो पा रहे हैं? डेफ़िनेटली मतलब अ, मैं खुद 2019 से कंटिन्यूअस हूँ और उनका सपोर्ट हमेशा रहा है। चाहे मुझे कोई इक्विपमेंट चाहिए हो या ट्रेनिंग में कोई हेल्प चाहिए हो, या मुझे इंटरनेशनली अगर मुझे मेरे कोच को अपने साथ किसी कॉम्पिटिशन में ले जाना है या मेरे फिज़ियो को अपने साथ कॉम्पिटिशन में लेकर जाना है, जैसे कि अभी पेरिस में, तो उस सब में टॉप्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है। और एनीवे भी हमारे काफ़ी मैनेजर्स हैं जो कॉन्टैक्ट में रहते हैं डे टू डे, अगर आपको कोई ज़रूरत होती है या कोई रिक्वायरमेंट होती है तो। जयपुर में अब काफ़ी शूटिंग जो है वो आगे बढ़ रही है। राजस्थान से कई शूटर्स अपना करियर इस क्षेत्र में बना रहे हैं। पैरा गेम्स में भी अगर हम बात करें तो उतने ही खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं खेलों में बूस्टअप मिलने लगा है? कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट काफ़ी मिलने लगा, तो किस तरह से इन चीज़ों को आप देखते हैं? डेफ़िनेटली मतलब आई थिंक टोक्यो वाज़ अ टर्निंग पॉइंट और उसके बाद से काफ़ी एथलीट्स अलग-अलग स्पोर्ट्स में मतलब काफ़ी पैरा एथलीट्स आए और इनफैक्ट शूटिंग में भी एन नंबर ऑफ एथलीट्स इतने बढ़ गए। और आई गेस बाकी बाकी स्पोर्ट्स में भी डेफ़िनेटली हुआ होगा और आफ्टर पेरिस तो आई थिंक बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। इस बार तो मीडिया विज़िबिलिटी भी काफ़ी थी पेरिस में पैरालंपिक गेम्स को, तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस बढ़ी। बट आई थिंक जितना और ज़्यादा मीडिया विज़िबिलिटी होगी, ज़्यादा कवरेज होगी, जितना लोग देखेंगे, जितना लोग समझेंगे, जितने लोगों को इंटरेस्ट आएगा और जितने लोगों तक ये बात पहुँचेगी, बी इट एबल बॉडीड और नॉट, आई थिंक मतलब उतना ज़्यादा लोग मतलब आई गेस पैरा स्पोर्ट्स इंडिया में और डेवलप होगा। अगर हम गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करते हैं, आपने बखूबी बताया कि गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से आज खेलों के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा तरक्की मिल रही है। राजस्थान से भी कई खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। आगे की आपकी तैयारियों की अगर आप बात कर लें, किस तरह से खुद को आगे के जो आपने बताया कि वर्ल्ड कप के लिए आप खुद तैयारी कर रही हैं, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप भी उस पर भी नज़रें हैं। एशियन गेम्स भी आपके लिए टारगेट रहेगा अगले वर्ष में, किस तरह से उसके लिए प्लानिंग की गई है? अभी मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज कर ली हैं मेरे शूटिंग इक्विपमेंट्स में से, जैसे मैंने राइफ़ल भी चेंज कर लिया है, शूटिंग किट भी और बहुत सारे चेंजेज़ हैं। तो जो ये साल था 2025 आई गेस वो मेजरली चेंजेज़ में और न्यू इक्विपमेंट्स को अडैप्ट करने में ही गया है। एंड आई थिंक ये सब अभी इस साल इसलिए किया गया है ताकि अगले साल तक सब कुछ सेटल्ड हो जाए और मैं और बेटर कर पाऊँ अगले साल। एंड आई गेस अगले साल हमारे कोटा कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स है, तो उसके लिए अभी से ही काफ़ी लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। और अभी-अभी 25th को हम लोग यूएई में वर्ल्ड कप है, उसके लिए भी जा रहे हैं। तो आई थिंक इट विल बी काइंड ऑफ लाइक अ टेस्ट वर्ल्ड कप, जिसमें वो सारी चीज़ें मैं टेस्ट कर पाऊँगी आगे के लिए, क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है। हमेशा बात जब भी सफलता की हम करते हैं तो मेहनत और भाग्य को हमेशा एक तराजू में तोला जाता है। एक खिलाड़ी के लिए मेहनत के साथ-साथ में भाग्य का कितना बड़ा रोल आपने देखा है? उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अम, डेफ़िनेटली आई थिंक दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स इट्स ऑल्सो कि कितनी पॉज़िटिविटी आप अपने अराउंड रखते हैं। और आई पर्सनली फ़ील कि इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट कि आप जीत रहे हो या ऐसा कुछ। आई थिंक जो जब आप हारते भी हो तो भी आई थिंक इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है उस चीज़ से। और आई एम ऑल्सो अ बिलीवर ऑफ यू नो राइट टाइमिंग। जब आपको मुझे लगता है जब भी जो चीज़ आपके लिए होगी वो आपको ज़रूर मिल जाएगी सही टाइमिंग पे, एंड एवरीथिंग हैज़ अ टाइमिंग। और मतलब मोस्टली पीपल ऐसा सोचते हैं कि उसको मुझसे जल्दी मिल गया या वो, बट सबकी लाइफ के चैप्टर्स अलग-अलग, कोई अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर पे है, कोई 26 चैप्टर पे है, सब अलग-अलग चैप्टर्स पे होते हैं। तो इट्स मोर लाइक you just have to keep working consistently and one day it will automatically come to you. पेरेंट्स का एक बड़ा डेडिकेशन, एक बड़ा मोटिवेशन हमेशा आपके साथ रहा। हम जब पेरिस पैरालंपिक में आपके पापा से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी चौपाई याद दिलाई। उन्होंने आपको कहा कि कौन-सा
काज इस जग माही जो संभव नहीं है। तो हनुमान चालीसा की उस चौपाई से वो ये बताता है कि कहीं न कहीं मोटिवेशन जो है वो बहुत मायने रखता है। एक खिलाड़ी के लिए किस तरह आप देखते हैं मोटिवेशन को? डेफ़िनेटली मतलब अ, वही मैं वही तो बोल रही हूँ कि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी टीम होगी जितना क्योंकि जो मेरी टीम आई गेस जो मैं टीम टोक्यो में लेकर गई थी, वो सेम एग्ज़ैक्ट टीम मैं पेरिस में लेकर गई और वो जो पूरी टीम थी उसने मुझे हमेशा इतना मोटिवेटेड रखा और हमेशा आई वाज़ मोर फ़ोकस्ड कि मैं मतलब एवरीवन वाज़ मोर फ़ोकस्ड कि किस तरीके से मैं और बेटर कर सकती हूँ अपने स्पोर्ट्स में और उस पॉज़िटिविटी की वजह से आई गेस सेम रिज़ल्ट्स जो टोक्यो में आए वही पेरिस में आए एंड इट्स मोर ऑफ अ टीम एफर्ट और जितना आप अपने आप को लाइक माइंडेड पीपल से जोड़ेंगे और इट्स मोर इट्स I've always said this that it's not about journey or the destination, it's about the company that you take with you. एक बात हम आपसे जानना चाह रहे थे कि ये लगातार आप अभ्यास में रहते हैं, लगातार आपकी प्रैक्टिस कई जगहों पे चलते रहते हैं, जयपुर में भी, दिल्ली भी और बाहर भी। ब्रेक का वक़्त निकाल पाते हैं आप? मैं कोशिश तो करती हूँ। अ, मतलब अगर मैं शूटिंग नहीं कर रही होती हूँ तो मुझे कॉलेज अभी तक तो ये था कि मुझे कॉलेज भी जाना होता था एंड अब अगेन मैं एलएलएम कर रही हूँ तो उसके वो भी साथ में रहता है। बट कोशिश यही करती हूँ कि अब एनीवे भी हमारा जो भी शेड्यूल होता है उसमें एक रेस्ट डे ज़रूर होता ही है आफ्टर 4 डेज़, आफ्टर 5 डेज़ क्योंकि बॉडी को भी रिकवरी की बहुत ज़रूरत है। तो जब वो रेस्ट डे होता है तब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी ना करूँ। पढ़ाई के लिए वक़्त निकाल पाती हैं आप फिर? क्योंकि प्रैक्टिस से उतना नहीं हो पाता है टायर्ड फ़ील करना प्रैक्टिस से आके उसके बाद फिर पढ़ने बट बैठना। यूजुअली एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही हो पाता है अभी तो। 1 वीक सीरीज़ पढ़ा है कभी आपने? नहीं हमारे नहीं होता है वो। ग्रेजुएशन टाइम में कभी? नहीं मैं मतलब आई एम अ लॉ स्टूडेंट मैंने एलएलबी किया है तो एलएलबी हमारे किया आपने, वो ओके। नहीं हो हाँ, बीएलएलबी उसमें में वो नहीं नहीं होता है। एलएलबी में होता है वैसे, एलएलबी में चलती है 1 वीक सीरीज़। ओह! ओह! हाँ, ग्रेजुएशन हमारे में तो नहीं आपने नहीं, था। आपने सारी बुक्स पढ़ी है। हाँ जी। हमेशा से बुक्स पढ़ी है आपने। इट्स मोर लाइक जो भी नोट्स होते थे, जो टीचर्स प्रोवाइड करते थे, इट्स मोर लाइक अच्छा एक बड़ा फ़नी क्वेश्चन कि आपको अगर सीएम बनने का मौका मिले या कभी ऐसा बड़ा ओहदा जिसमें आपको देश चलाना है, प्रदेश चलाना है, कैसे खुद को आप पाते हैं वहाँ पर? ऐसे बड़े ओहदे पर कभी सोचा आपने कि क्या पता ज़िंदगी में आपने कहा कि लाइफ़ का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन-सा अवसर मिल जाए, खुद को तैयार रहना पड़ता है। तो कैसे आप खुद को देखते हैं, ऐसे अवसरों के लिए? ऐसा मैंने नहीं सोचा कभी भी। एक बार की सोच करके देखें तो क्या फ़ैसला आप करेंगे? अगर सीएम बनने का मौका मिले मान लीजिए, तो क्या फ़ैसला आप स्पोर्ट्स के लिहाज से अभी तो इतना मुझे मुझे डेफ़िनेटली इतना ना मैंने सोचा है, ना मुझे स्पोर्ट्स से इतना टाइम मिल पाता है कि मैं ऐसा कुछ सोचूँ। और मुझे ऐसा लगता है, अभी तो मुझे सोचना भी नहीं चाहिए, आई एम ओनली 23 बट अगर कभी होगा तो डेफ़िनेटली वांट टू डू मोर फॉर द स्पोर्ट्स, स्पेशली फॉर फॉर पैरा एथलीट्स, फॉर पीपल हू आर एट द ग्रास रूट लेवल और उनको कितना उनके लिए कितना अवेयरनेस होती है। मोर एक्सेसिबिलिटी इन राजस्थान, इन इंडिया डेफ़िनेटली क्योंकि अभी भी उतना एक्सेसिबल नहीं है और नॉट नॉट जस्ट फॉर स्पोर्ट्स बट इन जनरल भी अगर आप देखें तो फॉर अ पर्सन टू लिव अ नॉर्मल डे टू डे लाइफ उतना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिवनेस नहीं है हमारे कंट्री में चाहे उसे नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन हो या उसे नॉर्मल अगर घर का सामान खरीदने जाना है तो भी उसे स्टेयर्स मिल जाती हैं या कहीं कहीं रोड ऐसा होता है तो वो थोड़ा अगर एक्सेसिबल बनेगा हर जगह मोर एंड मोर व्हीलचेयर एक्सेसिबल बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब आएगा तो आई वुड वांट टू डू मोर फॉर दैट। एक शूटिंग के खिलाड़ी से 2 चीज़ों की बड़ी अपेक्षा की जाती है। एक तो कंसंट्रेशन आपका हाई होना चाहिए, एक पैशन भी आपका जो है पेशेंस बहुत आपका आपके अंदर होना चाहिए। कैसे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस आप कर पा रहे हैं? और उनको लेकर के आप क्या बोलेंगे जो बाकी खिलाड़ी भी हैं, उनके लिए किस तरह का आपका एक मैसेज भी हो जाए? मैं तो यही बोलूँगी सबसे कि आप अपने हर एलिमेंट पे काम करो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो टेक्निकल हो।
क्योंकि नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स बट अगर आप किसी भी फील्ड में हो, तो अगर आप अपने फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप ओवरऑल बेटर कर पाएँगे, आप जिस भी फील्ड में हैं। और मोस्टली तो यही कि डोंट गो टुवर्ड्स कि क्या मैं ये करूँगा तो इसका क्या आउटकम होगा या मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। फोकस मोर ऑन डूइंग दैट फॉर हैप्पीनेस, फॉर सेल्फ सैटिस्फैक्शन, ना कि रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स और अकम्प्लिशमेंट। एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि आप अगर कभी देखते हैं कि अगर आप शूटर नहीं होते, तो फिर कौन-सा प्रोफ़ेशन आप चुनती? ऑफ कोर्स लॉ। मैं अभी हमेशा से आप लॉयर बनना पसंद करती रही हैं। नहीं, मैं बचपन में तो मैं बहुत सारे मतलब बच्चों को होता है अलग-अलग चीज़ें ट्राई करने का, बट बहुत समय तक आई वांटेड टू बी अ जज। जज बनना चाहते थे आप, फैसले किस तरह के फैसले करने की तमन्ना रही है? नहीं, इट्स नॉट मोर लाइक मुझे मैंने कभी ऐसा देखा नहीं एज़ सच किसी को क्रिमिनल जस्टिस ऑन अ व्हीलचेयर डूइंग द जजमेंट, तो आई वांटेड टू बी समवन जो ऐसा है। और मोरओवर टू एडवोकेट अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट देयर राइट्स। अच्छा, अपनी को मूवीज़ पसंद आती हैं या फिर नॉवेल्स पढ़ना, दोनों में से क्या चीज़ आप पसंद करते हैं? मुझे दोनों ही पसंद है। जब मुझे जितना टाइम मिलता है मैं ट्राई करती हूँ। फ़िक्शन, कॉमेडी, ड्रामा क्या? अभी करंटली आई एम मोर इनटू मर्डर मिस्ट्रीज़ एंड ऑल दैट। पापा प्रशासनिक अधिकारी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे प्रशासन में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगा बट उन्हें बहुत लगता है। वो चाहते हैं वो मतलब बोथ लाइक मेरी मम्मा भी हैं और पापा भी हैं, तो दोनों ही बहुत इंटरेस्टेड हैं मुझे उस फील्ड में। बट अभी तो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन स्पोर्ट्स, तो अभी उतना नहीं। जो राजस्थान में नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उनमें से आप कैसे टैलेंट देखते हैं? किस तरह से उनमें आप पोटेंशियल समझते हैं? काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट अभी खेलो इंडिया भी शुरू हो रहा है, मतलब ये सेकंड एडिशन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का इस साल। और बहुत सारे न्यू एथलीट्स आए और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा और स्केल पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है वो, और अलग अलग स्पोर्ट्स में, शूटिंग में भी। तो इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली है और बहुत सारे न्यू लोग जो इनफैक्ट अदर स्पोर्ट्स से भी दे वांटेड टू ट्राई शूटिंग, तो उन्हें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पॉडकास्ट के आखिर में एक अपील आपसे लेंगे, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं या दिव्यांगजन हैं उनके लिए, और एक महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए आपकी अपील क्या होगी? अ, मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि डोंट लेट समवन एल्स डिफाइन व्हाट यू कैन और व्हाट यू कांट डू। आप सब जो भी है मतलब किसी और को ये चूज़ ना करने दें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, आप जो करना चाहें। आप अगर पूरे फुल डेडिकेशन के साथ और मेनली कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो करेंगे और जस्ट एन्जॉय करेंगे आप जो भी कर रहे हैं, ना कि ये सोचकर कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आज आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए वक़्त निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज हमारे पॉडकास्ट में बस इतना ही, अब हमें इजाज़त दीजिए। आप बने रहें डीडी न्यूज़ राजस्थान के साथ।